हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम अपने किससे लेसन प्लान को, जो हमारे विषय भूगोल से है। और आज का हमारा प्रकरण है भारत का भौतिक स्वरूप। तो आइए देखते हैं इस लेसन प्लान को बनाने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा बिना स्किप किए। तो आइए देखते हैं हम ये लेसन प्लान कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे। यहाँ पर देखिए पाठ योजना संख्या जो है आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। हमारा 21वां लेसन प्लान है। फिर आता है आपका विद्यालय का नाम। तो विद्यालय का नाम मैंने आपको बताया है, जहाँ आपकी टीचिंग लगी होगी उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आप बनाएंगे 3 कॉलम, जिसमें आपका दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि आपको लिखना होगा। तो आपका विषय है भूगोल और प्रकरण है भारत का भौतिक स्वरूप। बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप समान उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो मैंने आपको बार बताया, जो समान उद्देश्य होता है वो विषय के लिए होता है, और जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो हमारे किसके लिए होता है, वो प्रकरण के लिए होता है। तो अगर आपने पहले लेसन प्लान में समान उद्देश्य लिख लिया है तो आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप वहाँ भी पूरा लिख सकते हैं। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप हमारा पहला वीडियो जाके देख सकते हैं। और जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वह हमारा बदलते रहता है, क्योंकि हमारा जो प्रकरण होता है सभी लेसन प्लान में अलग अलग होता है, जिसके कारण हमारा विशिष्ट उद्देश्य बदलते रहता है, क्योंकि यह प्रकरण के लिए होता है। तो आइए देखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के तहत आपको देखने को कई बिंदु मिलेंगे, परंतु जो मुख्यतः आपको 3 बिंदु ही पढ़ने हैं या लिखने हैं, जिसमें आपका पहला होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य, एंड तीसरा जो हमारा है वो है क्रियात्मक उद्देश्य। ठीक है। ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ज्ञान की बात की जाएगी, छात्रों के ज्ञान की बात की जाएगी। तो इसमें आपका पहला बिंदु होगा छात्र भारत के भौतिक स्वरूप के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र भारत के भौतिक स्वरूप का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। फिर आता है हमारा जो नेक्स्ट है बोधात्मक उद्देश्य। तो इसमें भी नाम से स्पष्ट हो, बोध मतलब होता है समझना, यानी इसमें समझने की बात होगी छात्रों के। तो यहाँ पे आप लिखेंगे छात्र भारत के भौतिक स्वरूपों को समझ सकेंगे। दूसरा, छात्र भारत के भौतिक स्वरूपों के संबंध में अपनी अवधारणात्मक क्षमता को विकसित कर सकेंगे। अब आता है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो आपको पता होगा जब छात्र जानने और समझने के बाद जो क्रिया करते हैं उसे हम किस में लिखते हैं, क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं। यहाँ पे क्रिया क्या किया जा रहा है छात्रों के द्वारा, एक्शन क्या हो रहा है, यह चीज़ इसमें लिखा जाता है। तो पहला इसमें होगा आपका छात्र विविध प्रकार के भौतिक स्वरूपों की पहचान कर सकेंगे। दूसरा, छात्र भौतिक स्वरूपों को उनके विविध विशेषताओं के आधार पर बांट सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हेडिंग हमारी वो है सहायक सामग्री की। तो आपको बता दिया जाए, यह जो आपका प्रकरण है सहायक सामग्री उससे संबंधित है, यानी जो आप प्रकरण अपना पढ़ाए जा रहे हैं तो छात्रों को समझाने के लिए कोई जिन वस्तुओं का आप प्रयोग करते हैं उसे आप सहायक सामग्री में रखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कक्षोपयोगी सामग्री, चार्ट, चौक, डस्टर, पुस्तक, ये सारी किसमें आती हैं, आपकी सहायक सामग्री में आती हैं, तथा प्रकरण से संबंधित चित्र आदि। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है जो छात्र हैं वो जल्दी सीख जाते हैं, जल्दी समझ जाते हैं। अब आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान आपको लिखना होगा कि जो छात्र हैं, आप जो प्रकरण पढ़ाए जा रहे हैं छात्र को, उसके बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान तो उन्हें होता है पहले से छात्रों को, इसलिए पूर्व ज्ञान हम लिखते हैं। तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र भारत के भौतिक स्वरूपों के संदर्भ में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। तो आपको बता दें जो प्रस्तावना प्रश्न होता है उसी से हमारे लेसन प्लान की शुरुआत होती है। तो प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपका प्रस्तावना प्रश्न है वो एकदम सरल होना चाहिए, कि उससे आप अपना प्रकरण बच्चों से निकलवा सकें। और जो प्रस्तावना प्रश्न है वो श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए। इसमें जो आपका छात्रों के पूर्व ज्ञान और जो भौतिक मतलब जो वर्तमान ज्ञान है उन दोनों का समन्वय होना चाहिए। इसमें क्रम से होना चाहिए, प्रकरण से ही संबंधित होना चाहिए, इधर उधर को प्रश्नों को इसमें नहीं रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं प्रस्तावना प्रश्न में हम क्या बनाएंगे। इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आपको पहला प्रस्तावना प्रश्न का है। पहला कॉलम प्रस्तावना प्रश्न, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया। यदि छात्र है तो छात्राध्यापक क्रिया आप कर लेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए जो पहला प्रश्न है प्रस्तावना प्रश्न का,
वह है हम लोग किस देश में रहते हैं, तो छात्रों का उत्तर है भारत। दूसरा, भारत में किस प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं, तो छात्रों का क्या उत्तर है, कहीं ऊंची, कहीं नीची, कहीं समतल आदि। ठीक है। तीसरा प्रश्न, इन ऊंची नीची समतल जमीनों को क्या कहते हैं, तो छात्रों के लिए क्या है, ये समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आप आगे देंगे, क्योंकि यही आपका प्रकरण है और प्रकरण से संबंधित यही प्रश्न है आपके। ठीक है। उद्देश्य कथन करते हैं आप, तो उद्देश्य कथन करते क्यों हैं, उद्देश्य कथन इसलिए करते हैं कि जो छात्रों के रुचि है उसको प्रकरण के प्रति बढ़ाया जा सके। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आप, बच्चों आज हम भारत के भौतिक स्वरूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस बात को आपको खास ध्यान रखना है कि जो छात्रा अध्यापक हैं या छात्रा अध्यापिका हैं, वो जब पढ़ाने के लिए जाते हैं यानी सूक्ष्म शिक्षण करने जाते हैं, तो उस दौरान उनमें उत्साह होना चाहिए, क्योंकि उसका इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है। अगर आप उत्साहित नहीं होंगे तो छात्र भी हतोत्साहित हो जाएंगे। ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण यानी जो आप अपने पाठ की जो आप प्रकरण है आपका, उसका जो प्रस्तुतिकरण देते हैं, उसमें आपको यह लिखना होगा, अध्ययन अध्यापन की सुविधा हेतु प्रस्तुत प्रकरण को 2 अनुवृत्तियों में बांटकर प्रस्तुत किया गया है। यानी जो आपका प्रकरण है उसको सुविधा की दृष्टि से 2 अनुवृत्ति में बांटा गया है। अगर आप एक ही अनुवृत्ति में पढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक अनुवृत्ति लिखेंगे। ये देखिए फिर से आपका आता है, लिखेंगे आप प्रथम अनुवृत्ति ब्रैकेट में भारत का भौतिक स्वरूप। 4 कॉलम बनाएंगे जिसमें आपका पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, यदि छात्र है तो छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा है हमारा श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है। स्पष्टीकरण देंगे अब आप, हमारे गांव की जमीन कहीं ऊंची, कहीं नीची, कहीं समतल तो कहीं टीले आदि रूपों में दिखाई देती है। यह हमारे क्षेत्र का भौतिक स्वरूप है। इसी प्रकार हमारे देश भारत का भौतिक स्वरूप भी विविधतापूर्ण है। इन विविधताओं के आधार पर भारत, आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए छात्र क्रिया में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे आप भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप विविधतापूर्ण है। इन विविधताओं के आधार पर भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में बांटा गया है। अब इधर स्पष्टीकरण में देख लीजिए आप, हम लोग कहाँ पे थे, इसी प्रकार हमारे देश भारत का भौतिक स्वरूप भी विविधतापूर्ण है। इन विविधताओं के आधार पर भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा उत्तर का मैदानी भाग, तीसरा थार का मरुस्थल, चौथा दक्षिण का पठारी भाग, पांचवा समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, उत्तर का पर्वतीय भाग, और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे आप उत्तर पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, थार का मरुस्थल। तो उत्तर का पर्वतीय भाग है, भारत की उत्तरी सीमा पर एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। इसे हिमालय नाम से जाना जाता है। हिमालय का अर्थ हिम प्लस आलय, बर्फ का घर। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर श्रेणियों में बांटा जाता है। टास हिमालय पहला है, हिमालय पार क्षेत्र, दूसरा हिमाद्री श्रेणी, इस श्रेणी में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट स्थित है, तीसरा हिमाचल श्रेणी, चौथा शिवालिक श्रेणी। श्यामपट्ट काल में लिखेंगे आप समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। फिर आता है आपका बोध प्रश्न, यानी जब आप प्रकरण को पढ़ा लेंगे, अपना व्याख्यान दे देंगे, उसके बाद आप बोध प्रश्न पूछेंगे। तो बोध प्रश्न में आप प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, और बोध प्रश्न आप वही पूछेंगे जो आपने छात्रों को पढ़ाया है, आपका जो प्रकरण है उसी में से आपको बोध प्रश्नों को पूछना है, इधर उधर से बोध प्रश्नों को नहीं पूछना है। ठीक है। तो बोध प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा, भारत को भौतिक स्वरूपों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया, छात्रों का उत्तर है। दूसरा प्रश्न, भावर एवं तराई से आप क्या समझते हैं, तो छात्रों के लिए क्या है, ये समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आप द्वितीय अनुवृत्ति में देंगे। तो आपका हेडिंग क्या होगा, द्वितीय अनुवृत्ति ब्रैकेट में उत्तर का मैदानी भाग। फिर से आप 4 कॉलम बनाएंगे जिसमें अगर आपकी इच्छा हो तो शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, यदि छात्र है तो छात्राध्यापक क्रिया,
तीसरा छात्र क्रिया और चौथा हमारा श्यामपट्ट कार्य का हेडिंग डाल देंगे आप लोग। फिर शिक्षण बिंदु में लिखेंगे उत्तर का मैदानी भाग, ये देखिए लिखेंगे क्या, उत्तर का मैदानी भाग। उसके बाद आप स्पष्टीकरण देंगे, तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे आप हिमालय से उतरकर मैदान की ओर आने वाली नदियां अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर एवं अन्य अवसाद बहाकर लाती हैं। नदी द्वारा शिवलिक के सहारे 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में इन अवसादों का निक्षेप किया जाता है, इसे भावर कहते हैं। भावर के सहारे एक नम, आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए छात्र क्रिया में आपको फिर से वही लिखना है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, जब भी आप व्याख्यान देंगे स्पष्टीकरण देंगे वहाँ पे छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे या समझेंगे, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रहे। श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे आप उत्तर का मैदानी भाग, हिमालय से उतरकर मैदान की ओर आने वाली नदियां अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर एवं अन्य अवसाद बहाकर लाती हैं। नदी द्वारा शिवलिक के सहारे 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में इन अवसादों का निक्षेप किया जाता है। इधर देख लीजिए आप लोग, स्पष्टीकरण में जो आप लिखेंगे उसके आगे एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, इसे तराई कहते हैं। भावर एवं तराई क्षेत्र में जैव विविधता युक्त विस्तृत वन पाए जाते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में स्थित है। भावर एवं तराई का क्षेत्र आगे जाकर भारत के विशाल मैदान में मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का विशाल मैदानी भाग स्थित है। यह विश्व का सबसे विस्तृत समतल मैदान है जो भारत में लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला है। इसका ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। श्यामपट्ट कार्य में देख लीजिए आप, इसे भावर कहते हैं। भावर के सहारे नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, इसे तराई कहते हैं। हम नदी तंत्र के आधार पर इस मैदानी भाग को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, सिंधु नदी तंत्र, किसी नदी और उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। दूसरा, गंगा नदी तंत्र। तीसरा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। अब देखिए आपका द्वितीय अनुवृत्ति था, यानी द्वितीय अनुवृत्ति का जो प्रकरण था आपका वो समाप्त हो चुका है, उसका व्याख्यान समाप्त हो चुका है। तो अब आता है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप लिखेंगे कि जो आपका प्रकरण है उस पूरे प्रकरण के प्रश्नों को पुनरावृत्ति प्रश्न में आप रखेंगे, परंतु इस बात का ध्यान रहे कि आप बोध प्रश्न जो पूछे हैं उन प्रश्नों को इसमें नहीं रख सकते हैं। आपको नए प्रश्नों को पूछना होगा पुनरावृत्ति प्रश्न में, ठीक है। आपके प्रकरण से संबंधित होने चाहिए, प्रकरण से बाहर नहीं होने चाहिए। इसके लिए आपको 2 कॉलम बनाने होंगे, जिसमें पहला आपका छात्राध्यापक क्रिया, यदि छात्र है तो छात्राध्यापक क्रिया, और दूसरा छात्र क्रिया का होगा। पहला प्रश्न, भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, तो विविधतापूर्ण। दूसरा प्रश्न, भारत के किन्हीं 2 भौतिक स्वरूपों या भागों के नाम बताइए, तो उत्तर का पर्वतीय भाग तथा मैदानी भाग। तीसरा, हिमालय का अर्थ बताओ, तो हिमालय का अर्थ है हिम, बर्फ, प्लस आलय, घर, अर्थात बर्फ का घर। चौथा प्रश्न, विशाल मैदानी भाग कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, तो 2400 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। नेक्स्ट जो हेडिंग हमारी वो गृह कार्य की है, तो गृह कार्य में आप छात्रों को प्रकरण से संबंधित कोई भी कार्य दे सकते हैं घर से करने के लिए। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, छात्र भारत का मानचित्र बनाकर उसके भौतिक स्वरूपों को दर्शाएंगे। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी, उसको देखने से पहले अगर आप देख लीजिए कि अगर आपको हिस्ट्री और सिविक्स का लेसन प्लान देखने हैं तो उसकी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे है, जिसमें आपको 30 वीडियो प्रोवाइड करवाए गए हैं लेसन प्लान के। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो अब लास्ट जो हेडिंग हमारी वो समीक्षा की है, तो समीक्षा हेडिंग डालने के बाद आप छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें आपके अध्यापक द्वारा, यानी जो आपकी फाइल को साइन करते हैं उनके द्वारा आपके लेसन प्लान के बारे में टिप्पणी की जाती है कि आपका जो लेसन प्लान है वो कैसा है, सही है या गलत है, क्या त्रुटियां हैं, क्या त्रुटियां नहीं है, अनुशासन है, आपने किन कौशलों का प्रयोग किया है, किन कौशलों का प्रयोग नहीं किया है, शिक्षण प्रभावी है या नहीं, टीएलएम का यूज़ हो रहा है कि नहीं, यह सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, समीक्षा में आती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।